बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शेजीउल्लाह फरासत, आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज पर मुश्तमिल 4TV का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइंस। सीरिया की अपोजिशन ने आस्ताना बातचीत का बॉयकॉट कर दिया। सरकारी फौज की बमबारी के खिलाफ एहतजाज। डोनाल्ड ट्रंप का व्लादिमीर पुतिन को टेलीफोन। सीरिया में सेफ जोन्स बनाने पर बातचीत। कहा तमाम फरीक खून खराबा खत्म करने के लिए काम करें। ईरान से बातचीत नहीं हो सकती। सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद का इंटरव्यू। कहा इस्लामी जमहूरिया की आइडियोलॉजी रुकावट है। व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप महमूद अब्बास मुलाकात। हमास लीडर खालिद मशाल ने कहा अमरीकी सदर को हल निकालने का तारीखी मौका मिला है। काबुल में अमरीकी सफारत खाने के करीब खुदकुश हमला। नाटो के काफिले को निशाना बनाया गया। आंग सांग सूची ने रोहिंग्यों पर ज्यादतियों की आलमी तहकीकात कराने से किया इनकार। यूरोपीय यूनियन ने कहा छानबीन से सच सामने आ सकता है। हिंदुस्तान ने कहा LOC वाकये में पाकिस्तानी फौज का रोल है। सबूत इस्लामाबाद के हवाले कर दिए गए। सऊदी अरब की माफी स्कीम के तहत 20,000 से ज्यादा हिंदुस्तानी मुल्क वापस होंगे। सोशल मीडिया आम आदमी की जबान, लेकिन क्या सही इस्तेमाल हो रहा है? दुनिया भर से की खास रिपोर्ट। हेडलाइंस आपने देखी। खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सीरिया की। सीरिया के अपोजिशन ने आस्ताना बातचीत के बॉयकॉट का ऐलान कर दिया है। बागियों के कब्जे वाले बाज़ इलाकों में हवाई हमलों के खिलाफ एहतजाज करते हुए सीरिया के अपोजिशन ने बातचीत में अपनी शिरकत को रोकने का फैसला किया है। यह बातचीत कजाकिस्तान के दारुल हुकूमत आस्ताना में शुरू हुई। सीरिया की हुकूमत और बागियों के नुमाइंदों ने चारशंबे को बाज़ इलाकों में तनाव दूर करने के लिए रशिया की एक तजवीज़ पर बातचीत से इत्तफाक किया था, लेकिन बागियों के कब्जे वाले इलाकों में बमबारी शुरू होने पर एहतजाज करते हुए अपोजिशन ने बातचीत से दूर रहने का फैसला किया। अपोजिशन के हवाले से मीडिया की खबरों में कहा गया कि वो बातचीत में अपनी शिरकत को सस्पेंड कर रहे हैं। कजाकिस्तान के दारुल हुकूमत आस्ताना में सीरिया में अमन की कोशिशों के सिलसिले में बातचीत का चौथा दौर शुरू हुआ है। इस बातचीत में हुकूमत और अपोजिशन के नुमाइंदे हिस्सा लेने वाले थे। ये बातचीत जुमेरात को भी जारी रहेगी, जो रशिया, ईरान और तुर्की की कोशिशों से हो रही है। बातचीत में हुकूमत की नुमाइंदगी रशिया और ईरान कर रहे हैं, जबकि अपोजिशन की नुमाइंदगी तुर्की कर रहा है। इस मौके पर ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा हुसैन जाबरी अंसारी ने, जो ईरानी वफ़द की क़यादत कर रहे हैं, यूनाइटेड नेशंस के नुमाइंदे स्टाफन डी मस्तूरा से सीरिया की ताज़ा सूरत हाल के बारे में बातचीत की। यूनाइटेड नेशंस के नुमाइंदे स्टाफन डी मस्तूरा ने मीडिया से बातचीत करते हुए इससे पहले कहा कि वो हुकूमत और अपोजिशन की नुमाइंदगी करने वाली ईरान, रशिया और तुर्की के ओहदेदारों से बातचीत कर रहे हैं। सीरिया के एलेपो में कार बम धमाके में कम से कम 7 लोग हलाक हो गए और 20 जख्मी हुए। यह हमला एजाज टाउन में एक मस्जिद के करीब किया गया। यह बात साफ नहीं है कि इस धमाके के लिए कौन जिम्मेदार है। सीरिया में इराकी सरहद के करीब एक रेफ्यूजी कैंप पर IS के खुदकुश हमलों में मरने वालों की तादाद बढ़कर 46 हो गई है। इंसानी हकूक की सूरत हाल पर नजर रखने वाली एक तंजीम ने यह बात बताई। यह हमला हसाका सूबे में मंगल को एक रेफ्यूजी कैंप पर किया गया। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप और रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने टेलीफोन पर बातचीत करते हुए सीरिया में महफूज जोन्स बनाने के बारे में बातचीत की। व्हाइट हाउस ने कहा कि दोनों लीडर्स ने इस बात से इत्तेफाक किया कि तमाम फरीकों को खून खराबा खत्म करने की कोशिश करनी चाहिए। सीरिया में अमेरिका के हवाई हमलों के बाद अमेरिका और रशिया के दरमियान ताल्लुकात में कुछ तल्खियां पैदा हो गई थी। तब से दोनों लीडर्स के दरमियान यह पहली बातचीत है। बताया गया कि डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन ने पूरे मिडिल ईस्ट में IS मिलिटेंट्स के खिलाफ मिलकर काम करने के बारे में बातचीत की। व्हाइट हाउस ने कहा कि अमेरिका आस्ताना में होने वाली बातचीत में अपने नुमाइंदों को रवाना करेगा।
व्हाइट हाउस ने बताया कि ट्रंप और पुतिन ने इस बात से इत्तेफाक किया कि सीरिया में तकलीफें लंबे अरसे से चल रही हैं और तमाम फरीकों को तशद्दुद खत्म करने के लिए जोर लगाना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप के मददगारों ने यह भी कहा कि बातचीत बहुत अच्छी रही, जिसमें सेफ जोन्स बनाने के बारे में बातचीत की गई ताकि इंसानी और दूसरी वजूहात की बिना पर पायदार अमन कायम किया जा सके। व्हाइट हाउस ने यह भी कहा कि दोनों लीडर्स ने इस बारे में भी बातचीत की कि किस तरह नॉर्थ कोरिया की खतरनाक सूरत हाल को हल किया जाए। सऊदी अरब के डिप्टी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने ईरान से बातचीत के इम्कान को मुस्तरद कर दिया है। प्रिंस मोहम्मद ने कहा कि ईरान खित्ते में अपना दबदबा चाहता है। सऊदी अरब के एक मशहूर जर्नलिस्ट दाऊद अल शरियान को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा कि हमारे और ईरान के दरमियान कोई मुश्तरका बुनियाद नहीं है। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब ने माजी में ईरान के साथ बातचीत की जब ईरान में एक एतदाल पसंद क़यादत थी। डिप्टी क्राउन प्रिंस ने कहा कि ये कोशिशें उस वक्त नाकाम हो गई जब ईरान में सफ़ीरों ने हुकूमत संभाली। उन्होंने कहा कि हमें यह महसूस हो गया कि ईरानी बातचीत के ताल्लुक से संजीदा नहीं है। अपनी बात को साबित करने के लिए उन्होंने एक हदीस का भी हवाला दिया और कहा कि मोमिन 2 मरतबा बेवकूफ़ नहीं बनता। डिप्टी क्राउन प्रिंस ने कहा कि ईरान की आइडियोलॉजी एक मसला है जिसकी वजह से वो अच्छा पड़ोसी नहीं बन सकता। प्रिंस मोहम्मद ने कहा कि ईरान ये मानता है कि इमाम मेहदी के दोबारा जाहिर होने से पहले उसे इमाम मेहदी के लिए मैदान तैयार करना है और मुस्लिम दुनिया पर कंट्रोल हासिल करना है। उनका हवाला शियों के उस अकीदे की तरफ था कि इमाम मेहदी जो 12वें इमाम हैं और 9वीं सदी में गायब हो गए थे, एक दिन जाहिर होंगे और दुनिया में इंसाफ कायम करेंगे। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों के साथ बातचीत कैसे की जा सकती है। ईरान का मकसद हरमैन शरीफैन पर कंट्रोल हासिल करना है, ऐसा प्रिंस मोहम्मद ने दावा किया। प्रिंस मोहम्मद ने कहा कि कोई भी नहीं चाहता कि यमन की जंग जारी रहे, लेकिन यमन में जायज हुकूमत की बहाली और उसकी हिफाजत के लिए ये जंग लड़ी जा रही है। उन्होंने सीरिया की सूरत हाल को बहुत पेचीदा करार दिया और इल्जाम लगाया कि साबिक अमरीकी सदर बराक ओबामा ने इस बहरान को हल करने के लिए कई मौके ज़ाया कर दिए। मगरबी किनारे में इस्राएली फौज की फायरिंग में कोई 12 फलस्तीनी जख्मी हो गए। इस्राएली फौज ने फलस्तीनियों के एक रेफ्यूजी कैंप पर हल्ला बोल दिया, जिसके बाद ये वाकया पेश आया। इस मौके पर काफी तनाव देखा गया। अरबी जबान की सफा न्यूज एजेंसी ने बताया कि इस्राएली सिपाहियों ने बैतुल्लाहम से 15 किलोमीटर दूर अरूब रेफ्यूजी कैंप पर हल्ला बोल दिया, जिसके बाद झड़पें शुरू हुई। इस्राएली फौज ने रबर की गोलियां चलाई और आंसू गैस के शेल्स फेंके। पूरा इलाका जंग के मैदान का नजारा पेश कर रहा था और हर तरफ धुआं दिखाई दे रहा था। इस दौरान नामालूम लोगों ने तेल अवीव से 20 किलोमीटर दूर वाक़ कफर कसीम शहर में एक सिक्योरिटी गार्ड को गोली मारकर हलाक कर दिया। यूनाइटेड नेशंस के तहजीबी इदारे यूनेस्को ने बैतुल मुक़द्दस या यरूशलेम पर इसराइल के कब्जे को नाजायज करार दिया है। इस करारदाद के हक में 22 और उसके खिलाफ 10 वोट डाले गए। इसराइल ने इस करारदाद की मंजूरी पर यूनेस्को को तनकीद का निशाना बनाया और इसे शर्मनाक करार दिया। यूनेस्को ने इसराइल की पॉलिसियों पर तनकीद करते हुए यह करारदाद मंजूर की, जिसमें कहा गया कि इसराइल यरूशलेम पर कोई हक नहीं रखता। 26 अरकान ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। यूनेस्को में इसराइल के नुमाइंदे ने करारदाद पर शदीद तनकीद की है। इसराइल के वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने इस करारदाद को हकीकतों के खिलाफ और शर्मनाक करार दिया। हमास ने अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप से कहा है कि उन्हें एक तारीखी मौका मिला है जिससे उन्हें फायदा उठाना चाहिए। हमास लीडर खालिद मशाल ने CNN से बातचीत करते हुए कहा कि डोनाल्ड ट्रंप को फलस्तीनी अवाम के लिए बराबरी का एक हल निकालने का तारीखी मौका मिला है। उन्होंने कहा कि ये एक तारीखी मौका है और इसराइल पर दबाव डालना चाहिए और फलस्तीनी अवाम के लिए बराबरी का हल ढूंढा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम कई बरसों से जिस अंधेरे में रह रहे हैं उसको दूर करने का सहरा महज़िब दुनिया और अमेरिका के सर जा सकता है। हमास लीडर ने ये बातें एक ऐसे वक्त कही जब डोनाल्ड ट्रंप ने फलस्तीनी अथॉरिटी के सदर महमूद अब्बास से व्हाइट हाउस में मुलाकात की। महमूद अब्बास ट्रंप से मुलाकात के लिए वाशिंगटन के दौरे पर हैं और 4 शंबे को उनकी ये मुलाकात हुई। फलस्तीनी अथॉरिटी ने इसराइल के ताल्लुक से हमास की पॉलिसी में नरमी का एहतियात के साथ जवाब दिया है। फलस्तीन के सदर महमूद अब्बास के नुमाइंदे नबील अबू रुदैना ने कहा कि किसी को खुश करने के लिए बयानात देना काफ़ी नहीं है। हमास ने अपनी पॉलिसी को नरम करते हुए कहा है कि वो 1967 से पहले की सरहदों पर मुश्तमिल फलस्तीनी रियासत को कबूल करने के लिए तैयार है। इसराइली जेलों में अपने हुकूक के लिए भूख हड़ताल करने वाले फलस्तीनी कैदियों के एहतजाज के 17 दिन पूरे हो गए हैं। भूख हड़ताल में हिस्सा लेने वाले कैदियों की तादाद बढ़कर 1700 हो गई है। दुनिया पर स्मोक हो गया छोटे से ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। उम्मीद है ब्रेक के उस पार भी हमारा आपका साथ बना रहेगा।
आप देख रहे हैं दुनिया भर से, मैं हूं शजीउल्लाह फरासत। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार फिर। सीरिया की अपोजिशन ने आस्ताना बातचीत का बॉयकॉट कर दिया। सरकारी फौज की बमबारी के खिलाफ एहतजाज। डोनाल्ड ट्रंप का व्लादिमीर पुतिन को टेलीफोन। सीरिया में सेफ जोन्स बनाने पर बातचीत। कहा तमाम फरीक खून खराबा खत्म करने के लिए काम करें। ईरान से बातचीत नहीं हो सकती। सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद का इंटरव्यू। कहा इस्लामी जमहूरिया की आइडियोलॉजी रुकावट है। व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप महमूद अब्बास मुलाकात। हमास लीडर खालिद मशाल ने कहा अमरीकी सदर को हल निकालने का तारीखी मौका मिला है। काबुल में अमरीकी सफारत खाने के करीब खुदकुश हमला। नाटो के काफिले को निशाना बनाया गया। आंग सांग सूची ने रोहिंग्यों पर ज्यादतियों की आलमी तहकीकात कराने से किया इनकार। यूरोपीय यूनियन ने कहा छानबीन से सच सामने आ सकता है। हिंदुस्तान ने कहा एलओसी वाकये में पाकिस्तानी फौज का रोल है। सबूत इस्लामाबाद के हवाले कर दिए गए। सऊदी अरब की मौफी स्कीम के तहत 20,000 से ज्यादा हिंदुस्तानी मुल्क वापस होंगे। सोशल मीडिया आम आदमी की जबान, लेकिन क्या सही इस्तेमाल हो रहा है? दुनिया भर से की खास रिपोर्ट। सोशल मीडिया आज की दुनिया का एक इनकलाब है। उसने हर आदमी को एक आवाज दी है। ये लोगों के हाथों में एक हथियार बन गया है। लेकिन क्या इस हथियार या इस आले का सही इस्तेमाल हो रहा है या नहीं, जानने की कोशिश करते हैं दुनिया भर से की इस खास रिपोर्ट में। ISIS सोशल मीडिया का भरपूर इस्तेमाल कर रही है। मुल्कों की सरहदों को चैलेंज करने वाली इस तंजीम ने साइबर स्पेस पर भी दुनिया भर के बेशुमार कच्चे दिमागों को अपनी तरफ खींचा है। ट्विटर और फेसबुक जैसी साइट्स IS में भर्ती का जरिया बनी। हमलों की जिम्मेदारियां कबूल करने के लिए भी उनका इस्तेमाल किया गया। IS के कारिंदों और हमदर्दों के कई अकाउंट सरगर्म हैं, जिन पर नजर रखने के लिए अमेरिका और दूसरे मुल्कों के महकमे सर जोड़ रहे हैं। इस तंजीम का एक ऑनलाइन मैगजीन भी है। एजेंडों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल की ये अकेली मिसाल नहीं है। ज्यादा दिन नहीं गुजरे सोशल मीडिया पर एलेपो में नस्ल कुशी का शोर उठा था। ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप जैसे फोरम्स एलेपो में ज्यादतियों की तस्वीरों और कहानियों से भरे पड़े थे। यकीनन सीरिया एक बदतरीन सानहे से गुजर रहा है। मफादात की इस जंग में पिछले 6 साल से इंसानियत सिसक रही है, लेकिन बदकिस्मती से सोशल मीडिया जो मरहम का किरदार अदा कर सकता था, जहर कातिल साबित हो रहा है। एलेपो के जिन वीडियोस और बयानात ने अपनी दर्दनाकियों से दुनिया भर में हरारत को बढ़ाया था, उनके बारे में ये राज खुला कि इनमें से कई वीडियोस सीरिया की सरहदों से दूर इजिप्ट, पाकिस्तान और दूसरे मुल्कों में बनाए गए थे। इजिप्ट के पोर्ट सईद शहर में पुलिस ने 5 लोगों को पकड़ा था, जिन्होंने एलेपो घेराबंदी के दिनों में फर्जी वीडियोस बनाए थे। बाज लोगों ने खान शेखून में केमिकल हमले की तस्वीरों पर भी सवाल उठाए हैं। ऐसे लोगों का कहना है कि इन तस्वीरों में इमदादी कारकुन मास्क और दस्ताने पहने हुए नहीं हैं, जो केमिकल हमलों के वक्त जरूरी है। एलेपो की एक लड़की बाना सोशल मीडिया पर काफी मशहूर हुई। वो हर दिन धमाकों की घन गरज के बीच अपनी बिपता बयान करती, सीरिया के हालात और आलमी सियासत पर बेहतरीन अंग्रेजी में तबसरे करती। वो एलेपो का चेहरा बन गई थी। एक दुनिया उसके गम में शरीक हुई, लेकिन किसी ने यह सवाल नहीं किया कि एक 7 साल की बच्ची किस तरह खारजा पॉलिसी की बारीकियों पर आलिमाना राय दे रही है।
बाना जब तुर्की पहुंची और तैयब एर्दोगान से मुलाकात की तो उसकी तोतली ज़बान और बचकानी बॉडी लैंग्वेज ने सच्चाई उगल दी। बात 2013 की है। फेसबुक पर रोहिंग्यों की लाशों के ढेर नजर आ रहे थे। बाद में पता चला कि रोहिंग्यों की बेबसी और मजलूमियत को जाहिर करने वाली तमाम तस्वीरें असली नहीं थीं। 2004 की सुनामी, 2010 के चाइना जलजले और 2012 में अपने आप को आग लगाने वाले तिब्बतियों की तस्वीरें रोहिंग्यों की तस्वीरें करार देकर फैला दी गईं। पता चला कि ये कारनामा पाकिस्तानी कंप्यूटर एक्सपर्ट्स का था। एडिटिंग के ऐसे कमालात आज भी दिखाए जा रहे हैं। अब तो ये फन अपनी बुलंदियों पर पहुंच चुका है। रोहिंग्या मुसलमान बिलाशुबा दुनिया की सबसे ज्यादा सताई हुई अक़लियत है, जिसकी गवाही यूएनओ भी देता है। तारीख इन मजलूमों के साथ बड़ी बेरहम रही। वो नाकर्दा गुनाहों की सजा भुगत रहे हैं। यकीनन हम सब की तवज्जो और मदद के लायक है, लेकिन ये तवज्जो और मदद महज झूठी तस्वीरें फैलाने और ज़बानी जमा खर्च से हटकर होनी चाहिए। मकसदों को पूरा करने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल सिर्फ बेलगाम लोग ही नहीं करते, सरकारी एजेंसियां भी इसमें महारत रखती हैं। सिक्योरिटी इदारों में सोशल मीडिया सेल्स काम कर रहे हैं। कई मामलात में मुल्जिमीन को इसी जाल में फंसाया गया। बेंगलोर का मेहदी मसरूर बिस्वास इसकी एक मिसाल है। हाल ही में एक चौंका देने वाली खबर आई थी। इस रिपोर्ट में खुलासा किया गया था कि अमरीकी हुकूमत ने इराक पर कब्जे के बाद 2004 से 2011 तक अलकायदा के कई फर्जी वीडियोस तैयार किए। इस प्रोजेक्ट पर $500 मिलियन से ज्यादा खर्च किए गए। इन वीडियोस को खूब फैलाया गया। मकसद ये मालूम करना था कि उन्हें कौन और कहां देख रहा है, इनमें कौन इम्कानी दहशतगर्द हो सकते हैं। पेंटागन ने ईमान को गरमाने वाले इन वीडियोस का गुत्ता बर्तानिया की एक पब्लिक रिलेशन कंपनी बिल पोटिंगर को दिया था। इसी कंपनी के एक साबिक कॉन्ट्रैक्टर ने ये भांडा फोड़ा है। इस हकीकत से बेखबर कि ये वीडियोस अमरीकियों और अंग्रेज़ों ने तैयार किए हैं, न जाने हम में से कितनों ने उन्हें देखकर नारे तकबीर बुलंद किया था। हम सब ने कभी न कभी नापाक मकसदों की तकमील करने वाले ऐसे वीडियोस या पयामात को अक्ल इस्तेमाल किए बगैर लाइक, शेयर और फॉरवर्ड किया है। हमारे आसपास कई लोग 24 घंटे इसी काम पर लगे हुए हैं। ऐसे लोगों को ये बताने की ज़रूरत है कि हर सामने आने वाली तस्वीर या बात सच नहीं होती। ये कोई पत्थर की लकीर या आसमानी सहीफे नहीं हैं। उन पर फौरी ईमान लाने की ज़रूरत नहीं है। उनके पीछे एक एजेंडा हो सकता है। सोशल मीडिया नफरत के प्रचार का सबसे बड़ा जरिया बन गया है। हिंदुस्तान का कोई ऐसा शहर नहीं जहां इससे किसी की दिलाजारी नहीं की गई हो। सोशल मीडिया ने मसलकी नफरतों को कड़वी जबान दे दी है। हम इसके जरिए एक दूसरे के अकीदों पर हमले करते हैं, एक दूसरे के उलेमा की तौहीन करते हैं। इजहार ख्याल में शाइस्तगी और बर्दाश्त हमारी फितरत में नहीं रहे। अखलाकियात की तमाम हदें पार की जा रही हैं। फिर दावे अशरफुल मखलूक़ात और खैर उम्मत के भी हैं। मुस्लिम ज़मीनों की मौजूदा खूंरेज़ियाँ ऐसी ही नफरतों और तासुब की आखिरी शक्ल है। दुनिया के हर मकाम पर सियासी जमातें और ग्रुप सोशल मीडिया का भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं। तकरीबन हर जमात के सोशल मीडिया सेल्स हैं। हिंदुस्तान में बीजेपी और नरेंद्र मोदी के उरूज में भगवा ब्रिगेड की सोशल मीडिया फौज का अहम रोल है। साइबर प्लेटफॉर्म्स पर मोदी भक्तों के कमेंट्स इस बात की तस्दीक करेंगे। बीजेपी की एक के बाद एक कामयाबियां भी कहीं न कहीं इसी साइबर आर्मी की देन है। सोशल मीडिया से आज जिंदगी का कोई पहलू अछूता नहीं रहा। ये हमारे सियासी, समाजी, मुआशी, मजहबी हर पहलू पर असरअंदाज हो रहा है। आज सियासी मौज़ूआत ट्विटर पर तय होते हैं। हुक्मरानी में सहूलत के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल हो रहा है। डेटिंग और मैट्रिमोनियल साइट्स आम हैं। इनसे रिश्ते बन रहे हैं, बिगड़ भी रहे हैं। बिजनेस हो रहा है, तबलीग हो रही है। यूट्यूब हर फिक्र फन के प्रचार का जरिया बन गया है और इसी के जरिए बदगुमानियां और नफरत भी आम है। सोशल मीडिया हमारे समाजों को नए हीरोज और नए विलन्स भी दे रहा है। बुरहान वानी भी इनमें से एक है।
8 जुलाई 2016 को बुरहान वानी एनकाउंटर के बाद से कश्मीर मुसलसल जल रहा है। बुरहान वानी फेसबुक और ट्विटर पर फौजी लिबास में अपनी तस्वीरों से मुसल्लह जदोजहद की अलामत बन गया। अजान पर एक ट्वीट की वजह से हाल ही में सोनू निगम अपने आधे चाहने वालों से महरूम हो गए। सोशल मीडिया लोगों को डराने, धमकाने, निशाना बनाने और इज्जतें उछालने का भी हथियार बन गया है। इसे साइबर बुलिंग कहते हैं। हाल ही में दंगल गर्ल जायरा वसीम को इसी तरह निशाना बनाया गया। मोनिका लेविंस्की साइबर बुलिंग की शायद पहली शिकार थी। हैदराबाद में इन फोरम्स पर कभी किसी रुकने असेंबली को वक्त से पहले दूसरे जहान में पहुंचा दिया गया, तो कभी किसी होटल में कुत्ते के गोश्त का दावा किया गया। ऐसे पोस्ट को जी भर कर शेयर किया गया। एक लम्हे भी ये नहीं सोचा गया कि हमारे इस बेहिस रवैये से मुतासरा लोगों पर क्या बीत सकती है। सोशल मीडिया एक असरदार हथियार है जो बदकिस्मती से गलत हाथों में भी है। नतीजे में इससे जितना अच्छा हो रहा है उतना बुरा भी गुजर रहा है। सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वाले किसी को जवाबदेह नहीं होते। कई की तो कोई पहचान, कोई चेहरा नहीं होता। बेशुमार फर्जी अकाउंट्स एक्टिव हैं। कुछ ने तो मशहूर हस्तियों के नाम से अकाउंट्स बना लिए हैं। कुछ तो जवाबदेही होनी चाहिए। इसके लिए जहां हमारे समाजों को समझदार और बालिग होने की ज़रूरत है, वहीं हुकूमतों और सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट्स के इंतज़ामिया को भी कोई कानून या कोई सिस्टम बनाना चाहिए। इन हकीकतों की रोशनी में कहा जा सकता है कि सोशल मीडिया अनसोशल मीडिया बन गया है। ऐसे हालात में हर हाथ में स्मार्टफोन एक खतरनाक सूरत हाल है। वीडियो एडिटर अकबर खान के साथ शजीउल्लाह फिरासत। सोशल मीडिया के इस्तेमाल के बारे में कई सवाल करने वाली ये रिपोर्ट आपने देखी। अब आगे बढ़ते हैं। अफगानिस्तान के दारुल काबुल में अमेरिका के सफारत खाने के करीब एक खुदकुश हमले में 8 लोग हलाक हो गए हैं और 22 जख्मी हुए हैं। वजारत दाखिला के तर्जुमान ने बताया कि इस धमाके के जरिए नाटो के फौजी काफिले को निशाना बनाया गया। सिक्योरिटी अहदेदारों ने बताया कि धमाके से करीब में ठहरी हुई कई सिविलियन गाड़ियां तबाह हो गई। ISIS ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल की है। यह हमला मकामी वक्त के मुताबिक सुबह 8 बजे के आसपास हुआ। म्यांमार की लीडर आंग सान सू की ने राखीन रियासत में रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ फौज के क्रैकडाउन, हलाकतों, रेप और टॉर्चर की तहकीकात के लिए यूनाइटेड नेशंस के फैसले को मुस्तरद कर दिया। आंग सान सू की ने यूरोपीय यूनियन की खारजा पॉलिसी चीफ फेडरिका मोगेरिनी के साथ ब्रुसेल्स में एक न्यूज कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि मार्च के महीने में यूनाइटेड नेशंस की इंसानी हकूक काउंसिल ने जो करारदाद मंजूर की है वो उससे इत्तेफाक नहीं करती। उस करारदाद में राखीन में सच मालूम करने के लिए टीम भेजने की तजवीज़ पेश की गई थी और म्यांमार से कहा गया था कि वो इस काम में ताउन करे। इस मौके पर फेडरिका मोगेरिनी ने कहा कि वो आलमी मिशन की तायीद करती हैं और इस करारदाद से इत्तेफाक करती हैं जिससे रोहिंग्या मुसलमानों की हलाकतों, टॉर्चर और रेप के इल्जामात के बारे में गैर यकीनी खत्म हो सकती है। मोगेरिनी ने कहा कि यह मिशन सच साबित करने में मददगार साबित हो सकता है। अफ्रीका के मुल्क माली में बर्किना फासो सरहद के करीब 8 सिपाही हलाक हो गए। फ्रांस की एंटी टेररिज्म फोर्स के कमांडर ने बताया कि 4 सिपाही जख्मी भी हुए। ये लोग इंतहा पसंद ग्रुपों के हमले में हलाक हुए। इन सिपाहियों की गाड़ी एक माइन से टकरा गई जिसके बाद उन पर हमला किया गया। माली के कई इलाकों पर मार्च 2012 में अलकायदा से ताल्लुक रखने वाले इंतहा पसंद ग्रुपों ने कब्जा कर लिया था, जिसके बाद फ्रांस की क़यादत वाली एक फौज ने लड़ाई के बाद उन ग्रुप्स को वहां से निकाल बाहर किया था। पाकिस्तान और ईरान ने हाल ही में ईरानी बॉर्डर गार्ड्स की हलाकत के वाक़े के पस मंज़र में सिक्योरिटी मसाइल पर बातचीत की। ईरान के वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ ने पाकिस्तान का दौरा किया। उन्होंने वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, वज़ीर ख़ारजा चौधरी निसार और दूसरे अहदेदारों से मुलाकात की। ईरानी सरहद पर उस हमले की जिम्मेदारी जैश उल अदल नामी तंजीम ने कबूल की थी। उस वाक़े में 10 ईरानी सिपाही हलाक हुए थे। इस मौके पर वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान भाइयों जैसे ताल्लुकात हैं। सऊदी अरब में माफी स्कीम का फायदा उठाते हुए 20,000 हिंदुस्तानी मुल्क वापस होंगे। सऊदी हुकूमत ने मुल्क में गैर कानूनी तौर पर रहने वालों को 90 दिनों की माफी स्कीम का ऐलान किया था। हिंदुस्तानी सफारत खाने के अहदेदार ने रियाद में बताया कि 20,321 हिंदुस्तानियों ने पीर की शाम तक इस स्कीम के तहत दरखास्तें दाखिल की हैं। पीर के दिन ही ये मोहलत खत्म हुई। बताया गया कि तमिलनाडु के 1500 लोग भी इन लोगों में शामिल हैं जिन्होंने माफी स्कीम का फायदा उठाते हुए मुल्क वापस जाने का फैसला किया है।
मरकजी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में यह बात मानी है कि आधार कार्ड की तफसीलात लीक हुई हैं। हुकूमत की तरफ से पेश होते हुए वकील अरज्ञा सेन गुप्ता ने जस्टिस AK सिकरी की क़यादत वाली बेंच में यह बात बताई। हिंदुस्तान ने कहा कि पाकिस्तानी फौज लाइन ऑफ कंट्रोल पर हिंदुस्तानी सिपाहियों की लाशों को मस्ख करने के मामले में शामिल थी और इस बात से इस्लामाबाद को वाकिफ करा दिया गया। वजारत खारजा के तर्जुमान गोपाल बागले ने दिल्ली में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हमारे पास इस वाक़े के मुनासिब सबूत मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी मोर्चों से फायरिंग करते हुए हमला आवरों की मदद की गई। उन्होंने ये भी कहा कि हिंदुस्तानी सिपाहियों के खून के नमूने और रोजा नाला इलाके में खून के धब्बों से साफ तौर पर जाहिर होता है कि कातिल नफरत के काबिल जुर्म करने के बाद लाइन ऑफ कंट्रोल पार करके वापस चले गए। बागले ने कहा कि हिंदुस्तान सिपाहियों की लाशों को मस्क करने की हरकत को मौजूद दुनिया के तमाम उसूलों के खिलाफ समझता है और ये पड़ोसी मुल्क की छेड़खानी है। इस दौरान खारजा सेक्रेटरी S जयशंकर ने पाकिस्तान के हाई कमिश्नर को तलब किया और इस वाक़े के जिम्मेदार सिपाहियों और कमांडर्स के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। बागले ने कहा कि पाकिस्तान के हाई कमिश्नर ने बताया कि वो नई दिल्ली की तशवीश से पाकिस्तान की हुकूमत को आगाह करेंगे। हिंदुस्तानी सिपाहियों ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर फायरिंग की है। इससे पहले एक आर्मी ऑफिसर ने कहा था कि इलाके में जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की गई है। वजारत खारजा के तर्जुमान ने कहा कि पाकिस्तान को काबिल अमल सबूत दे दिए गए हैं। पाकिस्तान ने इस वाक़े में अपने रोल से इनकार किया था और मुतालबा किया था कि उसे काबिल अमल सबूत दिए जाएं। मलेशिया में खेले जाने वाले सुल्तान अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट में मनदीप सिंह की हैट्रिक की मदद से हिंदुस्तान ने जापान को 4-3 से हरा दिया। इस कामयाबी के साथ हिंदुस्तान 6 मुल्कों के इस टूर्नामेंट में बरकरार है। 4 मैचेस से उसके 7 पॉइंट्स हो गए हैं। पिछले साल हिंदुस्तान ने अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट में दूसरा मकाम हासिल किया था। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। सीरिया की अपोजिशन ने आस्ताना बातचीत का बॉयकॉट कर दिया। सरकारी फौज की बमबारी के खिलाफ एहतजाज। डोनाल्ड ट्रंप का व्लादिमीर पुतिन को टेलीफोन। सीरिया में सेफ जोन्स बनाने पर बातचीत। कहा तमाम फरीक खून खराबा खत्म करने के लिए काम करें। ईरान से बातचीत नहीं हो सकती। सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद का इंटरव्यू। कहा इस्लामी जमहूरिया की आइडियोलॉजी रुकावट है। व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप महमूद अब्बास मुलाकात। हमास लीडर खालिद मशाल ने कहा अमरीकी सदर को हल निकालने का तारीखी मौका मिला है। काबुल में अमरीकी सफारत खाने के करीब खुदकुश हमला। नाटो के काफिले को निशाना बनाया गया। आंग सांग सूची ने रोहिंग्यों पर ज्यादतियों की आलमी तहकीकात कराने से किया इनकार। यूरोपीय यूनियन ने कहा छानबीन से सच सामने आ सकता है। हिंदुस्तान ने कहा LOC वाक़े में पाकिस्तानी फौज का रोल है। सबूत इस्लामाबाद के हवाले कर दिए गए। सऊदी अरब की माफी स्कीम के तहत 20,000 से ज्यादा हिंदुस्तानी मुल्क वापस होंगे। सोशल मीडिया आम आदमी की जबान, लेकिन क्या सही इस्तेमाल हो रहा है? दुनिया भर से की खास रिपोर्ट। ये थी आज की खबरें। शेड्यूल अफरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।